जुपिटर रिलेटेड क्या समस्या सकती है कि घर में कोई मिसकैरेज हो सकता है, या अगर पहले से कोई बच्चा है तो उसको कोई हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर हो सकता है जातक को कोई ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए जो भी हमने पहली स्लाइड में पढ़ी, मेडिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है। और दूसरा रूल ये कहता है कि बृहस्पति 6, 8, 12 घरों में आ जाए ईयरली चार्ट में, जो हर साल जन्मदिन पे बनता है, तो जुपिटर का कर्स एक्टिवेट। अब कर्स एक्टिवेट होगा तो उसकी निशानियां क्या क्या होंगी? ऐसे जातक का जो घर में गोल्ड होगा वो बिक जाएगा, गिरवी गिरवी रखना पड़ सकता है उसको, पैसे मतलब कुछ इन कैश करने के लिए। और वो क्यों करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली जातक के पास कोई ना कोई घर में आर्थिक समस्या होगी, तभी जातक अपना गोल्ड गिरवी रखता है। तो ये निशानी है खराब बृहस्पति की। अब 5वें और 10वें हाउस के जो प्लैनेट हैं वो हमेशा छठे घर के प्लैनेट से हम अच्छी एनर्जी शेयर नहीं करते हैं। सो हमको क्या देखना है कि जब जुपिटर छठे घर में हो तो ये 16वां और 32वें घर में एक्टिवेट हो सकता है। तो कैसे? छठे घर में मान लीजिए किसी का नेटल चार्ट में बृहस्पति है, और ईयरली चार्ट में वर्चुअल कुंडली में 5वें घर में बृहस्पति के कोई दुश्मन ग्रह आ जाए या 10वें में आ जाए, तो कहीं ना कहीं तब भी जुपिटर का कर्स एक्टिवेट हो सकता है। और 7वें में आएंगे तो भी हो सकता है, क्योंकि सांझी दीवार है। 5वां घर और 7वां घर जुपिटर के लिए सांझी दीवार है। और 10वां घर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 1 और 5 का कनेक्शन बनेगा, मगर वो हो सकता है इतना इल इफेक्ट देने वाला ना हो 10वें घर वाला। हाँ, बस ये हो सकता है कि 11वें घर में कोई दुश्मन ग्रह आ जाए, तब षडाष्टक योग बन सकता है 6, 8 का, तब प्रॉब्लम हो सकती है ज्यादा। और तो आपको याद रखो, देखो जब भी मैं कोई रूल बताऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं हो सकता है मैं सारे घर की व्याख्या नहीं कर पाऊं, मगर मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको वाइल गिविंग कमेंट्री मैं आपको समझाऊं। और मैं भी चाहूंगा कि आप भी अपने पहली 3 क्लासेस को ध्यान में रखें, आप भी अपना मुझे इनपुट दें, तो मुझे समझ में आएगा कि आप भी वो रूल लगाना सीख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ 5वां घर, तो वाई 5वां? 5वां ही क्यों? 5वां इसलिए क्योंकि सांझी दीवार। वाई नॉट 7वां? क्योंकि 7वां भी सांझी दीवार है। वाई नॉट 11? मैंने वो लिखा नहीं है, क्यों नहीं हो सकता वहां से? तो 6 और 8 का संबंध बनेगा, तब भी हो सकता है। वाई नॉट फर्स्ट? क्योंकि फर्स्ट से भी संबंध बनेगा 6 और 8 का, तब भी हो सकता है। अगर फर्स्ट हाउस में कोई जुपिटर के दुश्मन ग्रह आएंगे तब भी बनेगा। ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखना, वर्षफल के जो थोड़े से लॉजिक यानी रूल होंगे ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आसान नहीं होता है इनको इन पे अच्छे से काम करना। तो जो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी दिन रात करते ही हैं, जो हमेशा जिनके सामने सॉफ्टवेयर खुला ही रहता है, और वो जब भी किसी जातक की कुंडली देख रहे हैं तो तुरंत तुरंत देख रहे हैं कि हमें जो रूल पढ़ाया गया हम चलो देखें। नेटल चार्ट का अंदर पेंडिंग कर्मा देखा, फिर देख लिया चलो ये जातक मेरे पास जब आया है तो इसके जन्मदिन में भी 2 महीने बाकी हैं, या 1 महीना, या 3 महीना। तो आप क्या करोगे कि पैरेलली आप वर्चुअल कुंडली आपका सॉफ्टवेयर दिखाएगा, और आप देख लोगे अच्छा इस साल में ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप हमेशा नजर डालो 6, 8 और 12 में, वर्चुअल कुंडली में वहां पे क्या हो रहा है। 6, 8, 12 अच्छे नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखो कौन सा प्लेनेट आ रहा है, क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से आप आगाह कर सकते हो। और जैसे जैसे जब मैं बाकी के 7 प्लेनेट और कराऊंगा ना आपको, तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर प्लेनेट का वर्चुअल कुंडली के जब मैं रूल बताऊंगा तो आपको चीजें बहुत हद तक समझ में आ जाएंगी, बहुत हद तक। वर्चुअल कुंडली को कैसे समझना है, शुरू में डिफिकल्ट डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, होगा ही होगा, डेफिनेट है ही है। शुरू में आप फोकस से पेंडिंग कर्मा तक भी करेंगे ना तो भी चलेगा, जिसके लिए डेफिनेटली हमारा कोर्स है ही है। कि आपने देखा पेंडिंग कर्मा और आपने अच्छी सी रेमेडी कोई दे दी, तो आपको भी लगेगा कि चलो मेरे को अच्छे से पेंडिंग कर्मा देखना आ गया, पहले तो मुझे वो देखना भी नहीं आता था। तो अब आप जब ये कहेंगे कि चलो मुझे देखना तो आ ही गया कम से कम, और मैं रेमेडी तो बता ही सकता हूँ, तो आपको उसमें भी अच्छा लगेगा। और जहां तक वर्षफल की बात रही, थोड़ा चीजें को देखो कि कहाँ कौन सा प्लेनेट कहाँ आ रहा है, और जब मैं हर प्लेनेट वाइज आपको रेमेडी बताऊंगा तो वही रेमेडी आप उसे बता दो बिना उसे बताए। जैसे आपने देखा अच्छा जुपिटर 11वें घर में आ रहा है,
तो आपको पता है कि भाई मैंने जुपिटर 11वें घर की कोई रेमेडी बताई होगी, तो उसको एडवांस में बता दो कि आप ऐसा कर लो, क्योंकि आपको पता है ना कि जुपिटर 11वें घर में अच्छा नहीं होता, 10वें में नहीं अच्छा होता, 8वें में नहीं होता, और अगले साल यानी कि उसके 2-3 महीने बाद वो प्लेनेट वहां जा रहा है, तो उसको पहले से रेमेडी दे दो वो वाली। और हमने ऑब्वियसली पढ़ा ही है स्लाइड में कि 8वें घर का जुपिटर कैसा होता है, 7वें का कैसा होता है, तो आप उसको वो चीजों पहले ही बता के रख दो, हो गया, आपकी प्रिडिक्शन भी होगी और आपने परहेज भी बता दिया उसको। तो आप ईयरली वर्षफल चार्ट से घबराना नहीं है, सेम वही है जो नेटल चार्ट के रूल होते हैं, सेम वही है, बस नाम ईयरली दे दिया है, क्योंकि ये कहा जाता है वर्षफल कुंडली में, लाल किताब भी कहती है कि हर साल एक नया कर्म को जन्म मिलता है, और उस नए कर्म के जन्म को एक साल इंसान वो भोगता है, ऐसा लाल किताब कहती है। तो डायरेक्टली कहीं ये वर्ड नहीं मिलेंगे आपको लिखे हुए, ये उसका उसका लॉजिक यही है कि हर साल एक नए कर्म को जन्म जो कभी दिया होगा जातक ने, तो अब उसके फल को वो भोगेगा उस साल, बेस्ड ऑन वो प्लैनेट कौन कौन से किस घरों में बैठे, ऐसे समझो। अब आखिरी रूल इसमें 2, 5, 9, 12, अच्छा मेन वही, आप 2, 5, 9 और 11 भी देखो, 2, 5, 9, 11, 12 देखो कि जुपिटर के उसमें शत्रु ग्रह तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर शत्रु ग्रह आएंगे तो जुपिटर के जब घर खराब होंगे तो जुपिटर के रिलेटेड समस्या आ सकती है, जो भी जुपिटर की निशानियां आशियां होती हैं जो हम कर ही रहे हैं हर